गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने आपको सेमुसी सेमुसी में मैंने प्रथमा और द्वितीय पाठ आपको पढ़ा दिया हूँ। तो अब हम व्याकरण में आएंगे। इसमें प्रथम अध्याय माने कि प्रथम अध्याय है आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार मीन्स होता है कि अक्षरों का विचार करना। इस लेसन में हम देखेंगे कि वर्ण विचार जो हैं, वर्ण हमारे जो वर्ण हैं, जो अक्षर हैं, वह कैसे बने हैं और कहाँ से बने हैं, इससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आप जैसा देख रहे हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण, ये आप पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से, ठीक ना। लेकिन अब हम इसको देखो कि इस वर्ण को हम 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया गया है। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। महर्षि पाणिनि के द्वारा यह 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया गया है। परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया, उससे ये 14 ध्वनियाँ सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए। माने कि महेश्वर बोले तो महान शिव जी जब अपना नृत्य समाप्त किए और नृत्य समाप्त करने पर उन्होंने 14 बार डमरू को बजाया और उससे जो 14 ध्वनियाँ निकली वही महर्षि पाणिनि ने सूत्र में इसको लिख दिया। इसमें है नृता अवसाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम नव पंच बारम ऊर्धर्तु कामः शनकादि सिद्धा नेतेदद विमर्शे शिवसूत्र जालम। करें नृत्यावसाने नटराज राजौ, करें कि नृत्य के समाप्त होने पर नटराज राजौ माने कि नटराज किसको बोला गया? भगवान शिव को। ननाद ढक्कम नव पंचवारम, करें कि ननाद ढक्कम माने कि जो डमरू है उसको ननाद उन्होंने बजाया। 9 पंचवारम माने कि 9 5 14 बार। ऊर्धर तुकामा शनकादि सिद्धान तेतद, करें कि ऊर्धर तुकामा जो वहाँ से वो निकला सनकादि सिद्धान तेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम, इसको उन्होंने विमर्श करके शिवसूत्र जाल के रूप में इन्होंने लिख दिया। तो ये सूत्र हैं अयुड़ रील रीक एंग एओच हैवरट लन ज्ञमंगणनम झभज्ञ गढ़धस जब गढ़दस खप छठ त व। करें कि ये सूत्र है जैसे अयुड़, तो इसमें अ ई उ, रील रीक रील री, एओंग ए ओ, माने कि लास्ट का जो वर्ड है, जैसे अ ई उ ड़ में हलंत लगा हुआ है ना, तो ड़ को छोड़ दिए तो इसमें 3 वर्ण हैं अ ई उ। री री क को छोड़ दिए तो री री, एओंग अंग को छोड़ दिए ए और ओ, एओच ए और ओ, हैवरट ह या व र, लन ल, ज्ञमंगणनम ज्ञमंगणन, ठीक ना। तो लास्ट के जो वर्ण हैं उसको आप छोड़ करके बाकी जो शब्द हैं इसमें आपको स्वर और व्यंजन दोनों दिखाई देंगे। 10 रूपक के अनुसार नृत्य और नृत्य के भेद होता है। नृत्य भाव में आश्रित होता है जबकि नृत्य ताल एवं लय के ऊपर आश्रित होता है। चलो ये इसको से मतलब नहीं है। कपय सख सर और हल, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। आपने देखा कि अयुड़ रील रीक एओंग एओच हैवरट लन ज्ञमंगणनम झभज्ञ गढ़धस जब गढ़दस खफ छठ थ चट तव और कपय सक्षर और हल। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण माने कि जो हलंत लगा हुआ है उसका प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। माने कि उसका प्रत्याहार बनता है। जैसे अयुड़ में ड़ हल वर्ण है, इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता। माने कि जो प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं उनमें इनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। आगे आता है प्रत्याहार। आपका माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है, जैसे अ च, इक, अड़, अल, हल।
माने कि अच और च के बीच में जो वर्ण रहते हैं वही प्रत्याहार कहलाते हैं। प्रत्याहार में आदि वर्णों से लेकर के अंतिम वर्ण के मध्य में आने वाले सभी वर्णों की गणना प्रत्याहार के अंतर्गत होता है। जैसे अच में, अब मैंने बोला था ना, बताया अभी, और च के बीच में जो वर्ण आते हैं वही अच प्रत्याहार होते हैं। हमने कभी कभी आप लोगों को क्लास 8 में बताया होगा ना, अरे अच स्वर संधि को अच संधि भी बोलते हैं। अच संधि क्यों बोलते हैं? क्योंकि अ और च के बीच में जो भी वर्ण आते हैं वे सब स्वर होते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अच, अ ई उ री री ए ओ ए औ, ये सब क्या हैं? आपके सभी स्वर हैं। तो ये अच मतलब इसको संधि भी बोला जाता है, ठीक ना। हल, हल संधि के अंतर्गत ह से लेकर के और ल वर्ण के बीच में सभी आने वाले जो शब्द हैं वह व्यंजन होते हैं। हल को हम व्यंजन, हमने आपको जब संधि पढ़ाते समय बताया होगा कि अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, ऐसा भी हमने कभी कभी बताया है आपको। तो वही शब्द है हल। हल ल के मध्य में, ह और ल के मध्य में जो आते हैं, जैसे ह, य, व, र, ल, ज्ञमंगणनम, जब गढ़ दस, जब गढ़ दस, ख, फ, छठ, थ, चट, तव, कपय, सख, स तथा स, ठीक ना। अब देखो, ई का प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई से लेकर के द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य में आने वाले शब्द यू, री तथा री, ये इक प्रत्याहार हैं। ये तो प्रत्याहार हैं, ठीक ना। अब हम आते हैं संधि आदि नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको संधि समझना है तो इसमें प्रत्याहार का ज्ञान आवश्यक है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। देखो, स्वर संधि को अच अभी इसमें दिया हुआ है, तो जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से बिना ही बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं, हमने बताया है, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। हर्ष स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको हर्ष स्वर कहते हैं। एक मात्रा का जहाँ समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 है, अ, यू, रील, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, माने कि जो हम कम समय में बोल देते हैं वही हर्ष स्वर होता है, छोटा स्वर। दीर्घ स्वर माने बड़ा, जिस स्वर को उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ तथा औ। ये क्या हैं? आपके दीर्घ स्वर हैं। लृ ध्वनि का दीर्घ रूप लृ केवल वेदों में प्राप्त होता है। अंतिम 4 वर्णों के संयुक्त वर्ण स्वर कहते हैं, क्योंकि ए, ऐ, ओ, औ को स्वरों के मेल से बने हैं। उदाहरण में अ प्लस ई ए होता है, अ प्लस ए ऐ, अ प्लस उ ओ, और अ प्लस ओ बराबर औ। अगला है प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तब संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे लिपि में प्रस्तुत स्वर को 3 की संख्या से दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए, एहि कृष्ण अत्र गौशरति, या ओम के ओकार का उच्चारण सर्वत्र प्लुत ही होता है, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे में नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।